हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नो निखिल चैनल और मैं हूं पूजा मिश्रा। तो आज हमारी ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की ये अगली क्लास है, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं कि जिन सभी बच्चों की ये शिकायत रही है कि क्लासेस जो है एकदम डिटेल्स से नहीं बताई गई है, नहीं पढ़ाई गई है, बिल्कुल 100 आवर्स की जो क्लासेस चलती है उस ढंग से नहीं। तो हमारा इंटेंशन कभी भी ऐसा नहीं था कि हम लोग जो है वो फुल फ्लेज्ड एक कोचिंग की तरह आपको क्लास करवाएं। हमारा इंटेंशन ये था कि जो भी बच्चे जो है वो क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड जिन भी बच्चों को जो है वो क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया कि मार्केट में ऐसी क्लासेस की बोलते हैं ना कि एक डेडिकेटेड जो EPFO के लिए होती है क्लासेस या कोर्सेस, वो अवेलेबल नहीं है एंड सभी बच्चे के लिए ये एक्सेस हो पाए, अफोर्ड कर पाए। ये हमारा इंटेंशन था कि आपको एक क्रैश कोर्स टाइप होती है जो आपको बेसिक सी आइडिया लग जाती है एंड सब कुछ कम से कम समय में आपको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सटीक एंड रेलिवेंट तरीके से आपको नोट्स देना और बताना, पढ़ाना उसके बारे में। ये हमारा इंटेंशन था। ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपको जो है एक जो हमारे टॉपिक है, एक जो हमारी जो चैप्टर है उसमें आपको 4-4 घंटे की जो क्लासेस चलती है प्रॉपर, उस ढंग से हमारा इंटेंशन कभी भी नहीं रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए ये था। और दूसरा कि उन सभी के लिए ये आंसर है कि एग्ज़ाम में बस 1 महीने रह गए हैं अभी। जब आप मेरे नोट्स को उठा करके जब रिवाइज़ करोगे ना आप, तो सारे नोट्स को आप एक दिन में रिवाइज़ कर सकते हो। ऐसे नोट्स हैं, इसमें आपको कुछ भी फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरी इतनी मोटी सी बुक में से आप अगले एग्ज़ाम के समय में ढूंढ रहे हो कि आपको रिवाइज़ क्या करनी है। बिल्कुल ऐसी तरीके से नोट्स जो है वो सारे आपको दिए गए हैं और आपको समझाए हुए हैं उसी ढंग से, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो ये लेबर लॉ की मुश्किल से 3 से 4 क्लासेस और आएंगी और हमारा लेबर लॉ फिनिश हो जाएगा। ऐसे ही सेम हमारा सोशल सिक्योरिटी के लिए उसमें भी हमारी 3 से 4 क्लासेस पेंडिंग है और अकाउंट्स में भी सेम है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी हमारी चल रही है, बस मुझे लगता है कि 2-3 क्लासेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की चलेगी और मिसलेनियस की 2 से 3 क्लासेस चलेगी और आपकी खत्म हो जाएगी ये सारी क्लासेस, ठीक है। निखिल सर ऑलरेडी कंप्यूटर की क्लास लेकर के आ चुके हैं। 2 से 3 क्लासेस कंप्यूटर की और होंगी जिसमें कि कंप्यूटर की जो पूरी सब्जेक्ट है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर क्लासेस नहीं भी आ पाई तो डोंट वरी, हम लोग जो है आपको कंप्यूटर के लिए पूरी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जो भी एग्जाम में आएगा उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है आज का एंड ये सभी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन कैसे करना है ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हो। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी क्लासेस डलती है आपको नोटिफिकेशन उसकी मिले, ठीक है। तो हमारे आज का जो चैप्टर है दैट इज़ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा है कि यूट्यूब में आपको कहीं पर भी ऐसी जो है डेडिकेटेड एक चैप्टर वाइज भी आपको हर कुछ पढ़ाया गया हो और वो भी बिल्कुल फ्री में, ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर आपके नज़र में हो जो हर कोई हर चैप्टर पढ़ा रहा है, ठीक है, और बिल्कुल फ्री में आपको क्लासेस मिल रही है सारी, तो मुझे प्लीज़ आप लिंक ज़रूर देना उसकी कि ऐसा जो है कहीं अवेलेबल है। एक चैप्टर पे क्लास डली है, ये आप याद रखना कि एक चैप्टर पे डेडिकेटेड एक क्लास है विद MCQ एंड सब कुछ प्रोविज़न के साथ लॉ की, एंड वो भी एकदम सिंपल तरीके से। जो कि लेबर लॉ इतना डिफ़िकल्ट लगता था सबके लिए कि भाई लेबर लॉ में पढ़ना क्या है, वो लेबर लॉ आज सबसे आसान कर दिया गया है हमारे द्वारा, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव जो है क्या रही हमारी, इंटर स्टेट जो माइग्रेंट वर्कमैन जो एक्ट बनाया गया था 1979 के टाइम पे, तो इसका क्या उद्देश्य रहा होगा उस वक्त जब ये बना होगा। तो ये था टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एंड इंश्योर करना फ्री वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। इंश्योर करना फेयर वेजेस एंड फेयर वेजेस, देखो ध्यान देना, फेयर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन for them. It aims to protect workers who are recruited from one state and employed in another. समझ रहे हो इंटर स्टेट का मतलब ही क्या है? इंटर का मतलब क्या है? इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा राज्य इन्वॉल्व हैं, यानी कि सेम राज्य के अंदर बात नहीं हो रही है। सेम राज्य के अंदर अगर बात हो रही होती है उसको कहते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट, और जब इंटर स्टेट होता है तो यानी कि एक से ज़्यादा राज्य इन्वॉल्व हैं। तो यानी कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट, ऐसी नौकरियों को जो है वो रेगुलेट करना जो कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है, जो एक जगह के हैं। जैसे मान लो कि मैं झारखंड की हूँ और मैं आकर के आज कहाँ नौकरी कर, मैंने जो है मैं झारखंड की हूँ बाय द वे, और मैंने जो है मेरी जो नौकरी लगी वो कहाँ लगी, गुड़गांव में लगी,
ठीक है, हरियाणा में। तो मैं भी यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो ना कि माइग्रेंट वर्कर है, मैं हूँ कहीं की और मैं कहीं और आकर के नौकरी कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। एंड इंश्योर करना फेयर वेजेस, यानी कि फेयर वेजेस का मतलब है कि बिल्कुल जो बनता है आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग, लिविंग कंडीशन को देखते हुए उस तरह के वेजेज उसको देना, उस तरह की जो है उसको भत्ता देना। एंड वर्किंग कंडीशन उसकी कैसी रहेगी, ऐसा तो नहीं कि उसको पैसे तो आप दे रहे हो लेकिन उसको 20-20 घंटे काम करवा रहे हो, तो वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करना। इट एम्स टू प्रोटेक्ट वर्कर हु आर रिक्रूटेड फ्रॉम वन स्टेट टू, मतलब इतना एक से ज़्यादा, मतलब मान लो कि किसी एक राज्य के होकर के किसी और राज्य में जाकर के आप नौकरी कर रहे हो। ठीक है, मेन गोल इस एक्ट का ये है टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। समझ में आपको आ ही गई ये बात। ठीक है, यहाँ से लोग जाकर के मुंबई में नौकरी करते हैं, या फिर महाराष्ट्र के लोग, आपको पता है वहाँ पे जो थ्योरी चल रही है सन ऑफ सॉइल थ्योरी। सन ऑफ सॉइल थ्योरी क्या है, ये मुझे अगर किसी को पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, अगर नहीं पता हो तो मैं अगली क्लास में बताऊँगी। ये बहुत ही एक रेलिवेंट थ्योरी है, सोशोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, बट ये महाराष्ट्र में अभी बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ की अभी फ़िलहाल ये इशू जो है उसका इरप्शन दिख रहा है। एंड टू इंश्योर दैट कि दे रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट एज लोकल वर्कर। लोकल वर्सेस जो बाहर से आकर के नौकरी करते हैं, इनके बीच में जो एक भिड़ंत है वो अक्सर देखने को मिलता है हमें। ठीक है, एंड बहुत सारे राज्यों ने ऐसी कंडीशन भी, ऐसे रूल्स भी लेकर के आए हैं कि जो 75% जो जॉब्स हैं वहाँ पे वो सिर्फ लोकल को मिलेंगे। तो इस तरह के जो भी चल रहे हैं, तो एक फेयर ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर आप आर्टिकल 15 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कहता है, ठीक है, तो उसको भी वॉयलेट करता है ये कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। जहाँ पे अभी लोकलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है तो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा अभी, तो ये एक्ट जो है उसके लिए है। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि अप्लाई करता है टू एवरी इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्ट्रैक्टर जो कि 5 या 5 से ज़्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन को अगर वो हायर करता है। ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या होता है, ये हमने अपनी पहली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से बेसिक सारे डेफिनेशन को बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर के देख लो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो हमारी बनी हुई है ना। अब अगर आप अभी भी एग्जाम में बस 1 महीने बचे हैं, अगर आप अभी भी उसको जाकर के देख लोगे तो 2-2 दिन में आप एक सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस विथ नोट्स खत्म कर सकते हो। ऐसी क्लासेस बनी है हमारी फॉर श्योर। ठीक है, तो एवरी इस्टेब्लिशमेंट और नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा जो है वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन अगर काम करते हैं दूसरे राज्य के, तो वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, यानी कि 5 भी है तब भी अप्लाई होगा, ध्यान देना। ये अप्लाई टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। जनरली हमें क्या लगता है कि कोई भी एक्ट अगर होता है तो वो पब्लिक के लिए ही जो है वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो देखो आप, प्राइवेट भी है। एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, सारे इंडिया पे एप्लीकेबल है, जम्मू कश्मीर भी। हु इज़ एन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर किसको कहते हैं? अ पर्सन हु इज़ रिक्रूटेड बाय थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए रिक्रूट होते हैं किसी एक स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के लिए। एंड उसकी जो ऑफिस है, उसका जो ऑफिस है, जो जहाँ पे वो उसकी नौकरी लगी है वो कहीं और है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि HDFC है, HDFC की अगर हेड ऑफिस अगर हम बात करें तो हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पे है? मुंबई में है, लेकिन आप काम कर रहे हो गुड़गांव में। ठीक है, तो एक जगह इस्टेब्लिशमेंट कहीं और है, कहीं और नौकरी कर रहे हो आप। एग्जाम्पल, अ वर्कर जो कि रिक्रूटेड फ्रॉम बिहार, वो बिहार का वर्कर है। ठीक है, टू वर्क इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन दिल्ली। ठीक है, उसको बिहार में जो नौकरी लगी, मतलब बिहार में ही वो सिलेक्शन उसकी हो गई, लेकिन उसको जो है दिल्ली भेजा गया यहाँ के प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। ये हो गया हमारा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। ठीक है, अगर हम की डेफिनेशंस की बात करें यहाँ पे तो देखो बहुत सारे ऐसे टर्म आपको मिलेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर, वर्कमैन। इन सब का क्या मतलब है, क्योंकि ये सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है एक्ट में, तो पहले हम लोग इसका मतलब जान लेते हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसको कहते हैं? मेरी स्पीड अगर आपको लगे कि भाई ये तो एकदम बिल्कुल न्यूज़ चैनल वाली स्पीड है, तो ये स्पीड बिल्कुल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हो। और सबको लिए ध्यान में रखे, मेरे जो हमेशा से टारगेट थे कि भाई मेरी 30-40 मिनट्स की क्लास होगी और मेरा एक चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हर कुछ मैं बता दूंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई एक चैप्टर के लिए हमें 2-3 घंटे लगाने पड़ रहे हैं। तो हमारा बेसिक टारगेट ये था। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हो, आप जा करके देखना, अगर आपको लग रहा होगा कि मैम क्यों ऐसा बोल रही हैं, तो कि क्या इतनी जल्दी क्या है, तो भाई हमारा भी अपना कुछ टारगेट है। अगर हम कुछ सोच के अपने दिमाग में कर रहे हैं ना, हमें ऐसे कोई क्लासेस या कोर्सेज तो नहीं चला रहे हैं। मेरा क्या इंटेंशन था कि भाई इतने दिन में हम एक ट्राई करेंगे कि सारे बच्चे को एक समझ में आए। EPFO का जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही बढ़िया है कि आपका सिंगल एग्ज़ाम से जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो आप। और निखिल सर जो है हमेशा से ही इनका काफ़ी बड़ा ये रहा है, विज़न रहा है EPFO के लिए कि सारे बच्चे जो है EPFO निकालें। बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है, लेकिन इसके ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता है कि उसकी तैयारी करनी कैसे। तो हमारा ये इंटेंशन था, बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं था कि हम एक कोर्सेज चलाएं बैठ के।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या है हमारा कि ओनर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। समझ में आया आपको? मान लो कि इस्टेब्लिशमेंट मतलब आपको पता है कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का मतलब उसके जो ओनर है, जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो पूरी जो है वो वहाँ पे कंट्रोल रखेंगे। जो होता है ना, मान लो किसी भी फैक्ट्री में अगर मान लो बात करो तो उसका जो कंट्रोल जिसके पास होता है वही सुपरवाइजर होता है ना, सुपरवाइजर या उसका ओनर या हेड, उसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? अ पर्सन जो कि हु अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट ऑफ द सप्लाई लेबर, मतलब जिससे कॉन्ट्रैक्ट करके हमें लेबर मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को ही तो आप ये करते हो ना, कॉन्टैक्ट करते हो कि भाई हमें इतने लेबर चाहिए। वर्कमैन क्या होता है? जो काम करता है, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो, चाहे स्किल्ड काम करे, सेमी स्किल्ड करे, अनस्किल्ड करे, उसको कहते हैं हम लोग वर्कमैन। ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग प्रोविजन, यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा होगा, डोंट वरी। आप जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप पीडीएफ खोल करके इसको देखना और साथ में क्लासेस ऑन कर लेना। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग प्रोविजन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो मैं जूम करने की ट्राई कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, आई होप आपको दिख रही हो अभी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, इसमें क्या है देखो, एवरी इस्टेब्लिशमेंट दैट एम्प्लॉयज 5 और मोर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर जस्ट मस्ट रजिस्टर अंडर द एक्ट। जहाँ पर भी जो भी इस्टेब्लिशमेंट में अगर 5 या उससे ज़्यादा अगर दूसरे स्टेट के जो है वो माइग्रेंट वर्कर अगर काम करते हैं तो उनको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा इस एक्ट के तहत। ठीक है। द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मस्ट अप्लाई टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब जिसके पास कंट्रोल है उस इस्टेब्लिशमेंट का, वो जो है रजिस्ट्रार के पास जाएगा और जाकर के उसकी रजिस्ट्रेशन करेगा। नो कॉन्ट्रैक्टर कैन एम्प्लॉय इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर इन एन अनरजिस्टर्ड, अगर मान लो कि वो कंपनी अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता है इंटर स्टेट वर्कर को। ठीक है। एंड लाइसेंसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को भी कराने की जरूरत है जिससे हमें लेबर मिलते हैं उनको भी। एवरी कॉन्ट्रैक्टर हु रिक्रूट्स और एम्प्लॉय करता है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर मस्ट ऑब्टेन अ लाइसेंस, उनके पास भी लाइसेंस होना चाहिए इस एक्ट के तहत। एंड लाइसेंस इज इशूड बाय द लाइसेंसिंग ऑफिसर आफ्टर वेरीफाइंग द कंप्लायंस। ठीक है। विदाउट अ वैलिड लाइसेंस अ कॉन्ट्रैक्टर कांट लीगली रिक्रूट और एम्प्लॉय, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं होगा कॉन्ट्रैक्टर के पास तो वो जो है वो रिक्रूट और एम्प्लॉय नहीं कर सकता है वर्कर को। ठीक है। कंडीशन फॉर द लाइसेंस, सॉरी एक सेकंड, देखो यहाँ पे कंडीशन फॉर द लाइसेंस, अ लाइसेंस इज ग्रांटेड ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड्स एडिकेट वेलफेयर फैसिलिटी। लाइसेंस उसको तभी मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर को अगर जो है उसके पास एडिकेट यानी कि पर्याप्त उसके पास वेलफेयर फैसिलिटी है, मतलब जहाँ पे लेबर काम करेंगे उसके लिए प्रॉपर जो है वो रेस्टिंग के लिए वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है, मेडिकल के लिए है। ठीक है। एंड पेज डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस एंड द जर्नी अलाउंसेस, अगर वो ये अलाउंस जो है उसको देता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब वो गया काम करने के लिए तो डिस्प्लेस हुआ ना, लोकेशन चेंज हो गया ना, तो वो करने के लिए उसको अलाउंस मतलब भत्ता दिया जाता है, वो करने के लिए भी तो वो दिया जा रहा है। ठीक है। डिपॉजिट अ सिक्योरिटी अमाउंट, यानी कि फॉर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, सिक्योरिटी अमाउंट अगर वो डिपॉजिट करता है कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस तभी मिलेगा जब एक प्रॉपर, जैसे हम लोग कहीं पे रेंट पे जब आप घर लेने जाते हो तो आपको 1 महीने की वहाँ सिक्योरिटी ली जाती है, इसीलिए ना कि अगर मान लो कि आपने नहीं दिया लास्ट मंथ का किराया, चले गए, भाग गए, कुछ तोड़ फोड़ दिया तो वहाँ से वो काट सके, तो सिक्योरिटी देते हो। उसी तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस चाहिए तो उनको भी जो है डिपॉजिट करानी पड़ती है सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है। एंड अगर वो सारे वर्किंग आवर्स वगैरह जो भी रूल्स है लेबर लॉ के वो सारे फॉलो करेगा तो जा करके उसको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है। एंड दूसरा क्या है, रिवोकेशन एंड सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, द लाइसेंसिंग ऑफिसर कभी भी सस्पेंड और कैंसिल कर सकता है अगर उसने देखा कि वो किसी भी चीज़ का अगर उल्लंघन कर रहा हो तो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉयर्स की क्या ड्यूटी है। सबसे पहले वेजेस को लेकर के अगर हम बात करें तो क्या ड्यूटी है, इक्वल टू, वेजेस कितने होने चाहिए, तो इक्वल टू और हायर दैन दोज पेड टू लोकल वर्कमैन फॉर द सेम वर्क। अगर काम हमारा सेम है तो ये एक्ट ये कहता है कि आप लोकल को जितना पैसे देते हो उस काम के लिए उतना ही पैसे, नहीं तो उससे ज़्यादा, यानी कि कम नहीं दे सकते हो, ज़्यादा चलेगा, इक्वल चलेगा बट कम नहीं दे सकते हो। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, देखो ये सारे जो एक्ट के प्रोविज़न है ना ये काफ़ी टेक्निकल है, तो यू हैव टू मग इट अप, इसको आपको याद करना है। तो क्लासेस को बस एक बार देख करके मत छोड़ देना, बार बार रिपीट में देखते जाना।
50 और 50% मंथली वेजेस। अगर आप एक दो बार क्लासेस को देख चुके हो आपको ऐसे भी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इसको 1.5 करके मेरी क्लासेस सुन सकते हो, कभी भी किसी भी वक्त वॉक करते समय सुन लो, वॉशरूम में चला करके सुन लो, कभी भी सुन लो, किचन में अगर खाना बना रहे हो तब सुन लो। डिस्प्लेसमेंट अलावेंसेज की अगर हम बात करें तो देखो 50 यानी कि 50 रुपये और 50% ऑफ द मंथली वेजेज जो भी हायर है, यानी कि मिनिमम हमारा 50 रुपये से कम नहीं दे सकते हो आप, पेड एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलावेंस जो है कब दिया जाता है, जब आपकी रिक्रूटमेंट, जब बहाली होती है उसी वक्त आपको पे किया जाता है ये डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, कि आप एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह आए हो तो आपको ये अलावेंस दी जा रही है। कितनी यहाँ पे देख लो आप। जर्नी अलावेंस क्या होती है, टू एंड फ्रो जो फेयर होते हैं फ्रॉम होम स्टेट टू प्लेस ऑफ वर्क, उसको कहते हैं जर्नी अलावेंसेस। अकोमोडेशन की बात करें तो फ्री जो घर दिया जाता है आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान। मेडिकल फैसिलिटी, फ्री मेडिकल केयर दी जाती है वर्कर और उसकी फैमिली के लिए। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, यानी कि जब अगर मान लो कि कोई हजार्डस काम में अगर आप कर रहे हो, कोई ऐसा काम जहाँ पे खतरा है, उसके लिए आपको प्रोटेक्टिव गियर दिया जाता है प्रॉपर। रेगुलर पेमेंट की बात करें तो वेजेस टू बी पेड टाइमली एंड विदाउट एनी, कोई ऐसा फालतू का डिडक्शन करके आप नहीं दे रहे हो। ठीक है। राइट्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, उसके क्या राइट है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के राइट क्या हैं। देखो राइट अगर हम देखें तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, काम अगर बराबर है तो आपको ये आपको पता है कि डीपीएसपी का भी ये है। डीपीएसपी क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी में हम लोग पढ़ेंगे, हमारी वही अगली क्लास होगी। ठीक है, डीपीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है पॉलिटी में। उसमें क्या है कि इक्वल पे, अगर काम इक्वल है हमारा तो इक्वल पे मिलना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एंड जर्नी अलावेंस मिलेगा, फ्री मेडिकल मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, आपको एक्सप्लॉयट ना कर सके। एंड राइट टू रिटर्न होम, अगर वो जब भी चाहे तो अपने घर लौट सके, वो एट एम्प्लॉयर के एक्सपेंस पे। अगर उसका काम जो जिस प्रोजेक्ट के लिए वो आया है अगर वो ख़त्म हो गया तो वो अपने घर लौट सके, उसका खर्चा वो एम्प्लॉयर देगा, ना कि वो खुद देगा, एम्प्लॉयर देगा। एक्सेस टू लेबर अथॉरिटी, वो जब चाहे लेबर अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट कर सके अगर उसके साथ कोई जुल्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। अथॉरिटीज़ कौन कौन होंगी इस एक्ट के तहत, तो देखो यहाँ पे रजिस्टरिंग, सबसे पहले हमारा हमने बात की थी ना कि रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जाकर के रजिस्टर करवाएगा एस्टैब्लिशमेंट, अगर उसके पास 5 या 5 से ज़्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है तो रजिस्टरिंग ऑफिसर कौन होते हैं, तो जो रजिस्टर करता है एस्टैब्लिशमेंट को उसको कहते हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर। लाइसेंसिंग ऑफिसर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं लाइसेंसिंग ऑफिसर। इंस्पेक्टर कौन होंगे, तो इंस्पेक्टर होगा जो वो इंश्योर करेगा कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्ट के साथ, वो इंस्पेक्टर्स होगा। एडवाइजरी बोर्ड क्या होंगे, तो वो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एडवाइजरी बोर्ड बैठाए जाएंगे टू एडवाइज ऑन द पॉलिसी एंड वेलफेयर मेजर्स। ठीक है। पेनाल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस के लिए क्या पेनाल्टी है वो देखते हैं हम लोग। चलो देखो, ऑफेंस, सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑफेंस की बात करें तो आपने क्या गलती की है, तो एम्प्लॉइंग विदाउट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, एम्प्लॉइंग विदाउट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, इसकी पेनल्टी क्या है, अगर मान लो कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या लाइसेंस नहीं लिया तब जाकर के आपने अगर एम्प्लॉय कर लिया अगर माइग्रेंट स्टेट मतलब माइग्रेंट वाले वर्कर्स को, तो फिर आपको जो पेनल्टी मिलेगी, आपको पेनल्टी याद करनी है एग्जाम के लिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पेनल्टी क्या है। ठीक है, और ये आपको कभी नहीं एग्जाम में आप सटीक मार पाओगे अगर आपको याद नहीं है, तो ये रट्टा मारने वाली चीज़ है बिल्कुल। इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो सकती है आपको मैक्सिमम 3 साल के लिए, और फाइन आपको मैक्सिमम 2000 लग सकते हैं। देखो उस वक्त ये एक्ट बनाई गई थी तो जो अमाउंट आपको दिखेगा ना कि इतना कम अमाउंट है ये पनिशमेंट में, तो वो उस वक्त के अकॉर्डिंग रखा गया था, या नहीं तो दोनों हो सकता है। कॉन्ट्रावेंशन अगर करते हो एक्ट का, मतलब नहीं पालन करते हो अगर एक्ट का, तो उसमें क्या हो सकता है कि फ़ाइन जो है आपको 1000 तक लग सकती है और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल तक के लिए। सेंट्रल और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट एंड रेगुलेशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सोर्सेस एंड डेस्टिनेशन जो है वो ज़रूरी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, तो जो केंद्र सरकार है वो इंटर स्टेट मूवमेंट, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर मूवमेंट होती है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करेगी कि रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं उसने, इंस्पेक्शन हो रहा है कि नहीं, अगर कुछ भी उल्लंघन हो रहा है तो, एंड कोऑर्डिनेशन जो है ज़रूरी ऑब्वियसली। प्रॉब्लम क्या क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन में, अगर आप देखो तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले कि अवेयरनेस नहीं है वर्कर के बीच में कि हमारे लिए कोई एक्ट भी है, ये उनको पता ही नहीं होता है। दूसरा, मॉनिटरिंग वीक हो रही है, कोई मॉनिटर नहीं हो रही अच्छे से, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, पुअर कोऑर्डिनेशन है स्टेट्स के बीच में, एंड एक्सप्लॉयटेशन जो है वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पता ही है, कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है। रिसेंट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो अभी आजकल क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, तो देखो द एक्ट एज बीन सब्ज्यूम्ड अंडर द, इस एक्ट को उठा के कहाँ डाल दे, आपको पता है कि जितने भी हमारे लेबर लॉ है, जितने भी 44 टाइप्स ऑफ लेबर लॉ, ऑल हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन 4 टाइप्स ऑफ कोड। जो हमने जो है शुरुआत के अपने 4 क्लासेस पढ़े थे ना वो हमारे कोड पे थे, तो सारे जो जितने भी हमारे
पुराने जो लेबर लॉ है ना, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सिलेबस का पार्ट भी है, वो सारे को उसी चारों कोड में फिट किया जाएगा। तो इस एक्ट को कहाँ डाला जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि इस एक्ट को किस में डाला जाएगा। तो हेल्थ एंड, याद है हम लोग लास्ट वाला हमारा जो 4th क्लासेस थे वो था हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इसमें डाला जाएगा इस एक्ट को, जो कि क्या कंसोलिडेट करता है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्रीज एक्ट, इन सभी को ये सभी इसी के अंदर आते हैं। अब देखो इस कोड के अंदर क्या बात की गई है, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग प्रोसेस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। डिजिटल डेटाबेस होंगे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के, पहले फिजिकल हुआ करते थे, एंड जर्नी अलावेंस एंड जो भी है हमारा ये सब कुछ जो है मेंटेन्ड है बिल्कुल। देखो अब हम लोग जो है कुछ MCQs देख लेते हैं यहाँ पे, इस पे बेस्ड ये जो हमारा एक्ट है। द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट जो है उसको कब पास किया गया था, व्हेन इट वाज पास्ड। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इस पे आ सकते हैं। मैंने आपको जो बोला था कि सब्जेक्ट वाइज आपको MCQ मिल जाएंगे, डोंट वरी, आपको मिल जाएंगे। अब नवंबर हमारा एंटर करने जा रहा है, तो अब आपको टेस्ट और MCQ हमारा फोकस इस पे रहेगा। क्लासेस धीरे धीरे वाइंड अप हो रही है, तो अब नेक्स्ट हमारा फोकस उसी पे रहने वाला है, ठीक है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है दैट इज़ 1970, 79, 85 एंड 96। तो बताओ चारों में से कि कब एक्ट जो है हमारा ये वाला पास हुआ था। तो आंसर इज़ 1979, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलावेंसेस जो है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने क्लासेस में देखा था, क्या होगा वो 100 और 25%, 50 और 50%, 75 और 25% एंड 50 रुपीज़ फिक्स। तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट अलावेंस क्या होगा। तो नंबर बी इज़ द आंसर, दैट इज़ 50 और 50% ऑफ द मंथली वेजेज जो भी हायर होंगे हमारे वो मिलेंगे डिस्प्लेसमेंट अलाउंस के तौर पे। तो बस यही थी हमारी आज की क्लास। ज़्यादा MCQ मैंने इसलिए नहीं डाला इसमें क्योंकि अब जो है हम लोग डायरेक्ट अपनी बुकलेट लेके आने वाले हैं, तो डिटेल्ड आपको MCQ उसी में मिल जाएगी पूरी। तो बस ये सैम्पल पे था कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग जो है सारी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आपको उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं अपनी क्लास में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं मिलूँगी अगले क्लास में, ठीक है।